साढ़े हाँ देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो फॉर्मूला होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर 4 टर्म्स है, 4 में से 3 के आंसर एट ए टाइम दे रखे हैं। वाइल कैलकुलेटिंग आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी का आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आपको इसमें यूनियन निकालना है इसके फर्स्ट पार्ट में 1/3 1/5, तो ये 15 हो जाएगा। 5 + 3 - 1 कितना आ रहा है? चेक करिए आपका आंसर यही आ रहा है क्या? इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हो जाएगा। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि आंसर ना तो मोर देन 1 आना चाहिए और ना ही आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बट बाकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फॉर्मूला बस एक ही है। अच्छा बताइए, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अगर ऐसा कभी पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। बताइए, समझ में आया ये? कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को डाउट हो तो भी क्लियर कर लीजिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। सेकंड थर्ड हो जाएगा पक्का, इसका करवाने की जरूरत तो नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी और आंसर निकलता रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/5, प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आपको फाइंड आउट करना है जब ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का क्या मतलब है? यूनियन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, सही है। फॉर्मूला याद है? क्या होगा इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी है। अब उसने देखो, आपके पास पी ए की वैल्यू है, पीबी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके लिए उसने आपको एक हिंट दिया है। क्या है बताइए? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो ऑब्वियस बात है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा? 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0। ये आपको पहले मैंने उस दिन बताया था। नोट्स के अंदर अगर आप याद है तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेगी। तो ए यूनियन बी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। ए की वैल्यू है 3/5 और बी की वैल्यू है 1/5, विच इज इक्वल टू 4/5। देखिए आप आंसर चेक करिए। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15। आप लोगों से पूछता हूं, ई और एफ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ, एंड ये नोट नहीं किया है क्या? करिए जल्दी। डन। अब आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 1/4, एफ दे रखा है 1/2, एंड दे रखा है मतलब क्या? इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है बताइए? 1/8। अब उसने फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है? और पूछा है, क्या पूछा? और पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और बी, यानी फॉर्मूला सीधा सीधा ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो कुल मिला के आपको वर्ड्स मैंने आपको सारा नोट्स में पहले लिखवा रखा है।
अगर आप उन नोट्स को वेरीफाई करते हैं तो आपको कुछ चीजें मतलब ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं उसमें वैल्यूज पुट करने में। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई की है 1/4, 1/2, 1/8, 2, 4, 1, कितना आ रहा है 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जो आ रहा है वही आ रहा है सेकंड। अब आप देखिए इसमें क्या बोला है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ ये बोला है। नॉट ई का मतलब ये है एंड नॉट एफ, तो ई डैश होगा, नॉट का मतलब तो यही होता है, नॉट एफ का मतलब एफ डैश, और एंड का मतलब क्या होता है। अब यहां पे लगानी पड़ेगी कौन सी थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या बताया था, इंडिविजुअल डैश को होल डैश बनाया जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, हाँ साइन उल्टा कर लेंगे, ये होल डैश हो जाएगा, करेक्ट। अब इस होल डैश को सॉल्व करने का एक और तरीका बताइए, क्या डैश कैसे सॉल्व होगा, 1 माइनस सैंपल स्पेस में से माइनस तब करेंगे जब सैंपल स्पेस गिवन हो। यहां तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ऐसा प्रोबेबिलिटी, तो अब आप इसको ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, बोलो सही है क्या। अब आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की वैल्यू है क्या आपके पास कहीं निकाली हुई, ये रही 5/8। तो आप इसकी वैल्यू पुट करिए 1 माइनस 5/8, आंसर कितना आ जाएगा 3/8। इसको नोट करिए, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने आपके को नोट्स के अंदर ना कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं बताया था। जो क्वेश्चन मैंने 13th आपको अभी बीच में स्किप करवाया वो कंसिस्टेंसी के बारे में, हालांकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले हम लोग ये सारे कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आप 15 नोट कर लीजिए। 15 किस किसने कर लिया है, हो गया। 16 स्टार्ट कर रहा हूं। 16 देखिए आप क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन 16 आपको बोल रहा है E and F are such that probability of not E and और लिखा हुआ है ना, और नॉट F है, आपको दे रखा है 0.25 और बोला है स्टेट वेदर E and F are mutually exclusive। मुझे बताइए E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस केस में होगा, कुछ कॉमन ना आ रहा हो या फिर इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर ये आंसर आ जाए, मतलब मैं इसको सॉल्व करूं और सॉल्व करने के बाद में E इंटरसेक्शन F 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये चीज वेरीफाई हो जाएगी ना क्या कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बस ये की तो तरीका है, इसको पहले आप सॉल्व करिए। नॉट E का मतलब E डैश, नॉट F का मतलब F डैश, और का मतलब होता है यूनियन। अच्छा राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है बताइए क्या होगा। अच्छा डैश हटाने का क्या तरीका है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब आपको E इंटरसेक्शन F की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर ले आइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25। क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है क्या, हम लोग इसकी वैल्यू क्या चाह रहे थे 0, तो उसने बोला चेक करके बताइए म्यूचुअली। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये इसका आंसर है। ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में कई बार पूछे जा सकते हैं। आपने अभी ओलंपियाड दिया था 11th का किसी ने, अभी मैथ्स का ओलंपियाड, उसमें इस स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन पूछा गया था। किसको नहीं बताया, बताया क्या को, अपने असेंबली के ना अनाउंसमेंट्स होते हैं। अरे वो तो अजय सर के पास में जाके डिपॉजिट 125 है, कितनी फीस रहती है इसकी 150 समथिंग, इतना ही तो अमाउंट रहता है, कोई ज्यादा थोड़ी ना है। पर आप 11th का एनसीईआरटी आता है तो फिर ये उसके स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस काफी मतलब 50-60% आराम से सॉल्व हो जाता है पेपर। हाँ बाकी में काफी एचओडीएस वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं, लेकिन हाँ
50-60% क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो आप। तो आप नेगेटिव मार्किंग भी रहती होगी, तो आप नहीं है उसमें नेगेटिव, फिर तो बड़ा, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और फिर भी आपसे 20 से ज्यादा नहीं आया तो बड़ा बहुत दुख की बात है। हाँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दे रखा है। ए एंड बी मतलब क्या, इंटरसेक्शन या यूनियन? इंटरसेक्शन। आपको बोला है नॉट ए, नॉट बी और बी। नॉट ए, बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा आप बताइए। नॉट ए की 1 माइनस क्या, पी ए, तो 1 माइनस 0.42, क्या इसका आंसर 0.58 आ जाएगा क्या? सही है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस 0.48 0.52, और थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और पूछा है ना, यूनियन पूछा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। ए कितना है 42, 0.48 और 0.16। 42 और 48 को आप करेंगे तो ये 86 हो जाएगा, 0.86, 0.70 आ रहा है क्या? हाँ 10 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 0.74 आंसर आना चाहिए, सही है। चेक करिए आ रहा है क्या आंसर, 0.74 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी इसकी, पहले नोट करिए फिर वर्ड प्रॉब्लम्स बताता हूं क्या क्या है। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 जब स्टार्ट करें तो उससे पहले ऊपर लिख दीजिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना, उससे ऊपर लिख लीजिए वर्ड प्रॉब्लम क्या चीज है, कैसे सॉल्व करना है ये बताता हूँ। वही क्वेश्चन है, बस वर्ड की फॉर्म में आपके सामने मिलेंगे। अब आपको सिचुएशन को देख के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एंड लग रहा है और लग रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि चाहे इस एक्सरसाइज के बारे में बात करो चाहे मिसलेनियस के बारे में बात करो, दोनों सेम ही चीजें हैं। वर्ड प्रॉब्लम मिसलेनियस में थोड़ी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, स्टार्ट करें। इन क्लास 11th school of a school 40% student study maths, 30% study biology, 10% study both mathematics and biology। तो मुझे बताइए ये 40% दे रखा है, एक्चुअल में 40% क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। मैंने आपको बोला था परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है। हाँ तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स कितना है 40/100। आप इसको 0 पॉइंट में मत लेके जाइएगा, आपके कैलकुलेशन में आसानी होगी। अगर आप 0.1 0.4 उसमें लेके जाएंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत। 100 के मल्टीपल में रखिए, उसको लास्ट में चेंज कर देना। बायो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 30 है, 30/100 करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, स्टडी बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये कौन से वाले स्टूडेंट है? अरे वो तो पता है मुझे हिंदी में, यूनियन वाले या इंटरसेक्शन वाले? इंटरसेक्शन एंड, है ना, 10% में आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी, बोलो सही लिखा है क्या मैंने, है ना, एंड वाला केस है, ये 10/100 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल बी स्टडिंग मैथ्स और बायोलॉजी। क्या पूछा है, मैथ्स और बायोलॉजी यानी यूनियन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला ये इसको याद है उसके लिए बड़ा आसान है। 40/100
30/100 कितना हो जाएगा? 0.6। तो 0.6 इसकी प्रोबेबिलिटी है जो दोनों और के केस में है। 19 तब आप खुद के बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आंसर टैली करते रहिएगा पीछे। जल्दी बताइए। 18 तक सब लोग पहुंच गए। 19 इन एन एंट्रेंस टेस्ट, एक एंट्रेंस टेस्ट है, is graded on the basis of two examinations. The probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8. Probability of passing the second examination is 0.7. क्या probability of first 0.8 है, second exam 0.7, ऐसा ही करके कुछ है। Probability of passing at least one of them is what is the probability of passing both? ये पहले क्या दे रखा था और अभी क्या दे निकालना है? इंटरसेक्शन क्या? हाँ मतलब यूनियन निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है? इंटरसेक्शन। और क्या दे रखा है? आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए नहीं तो समझ नहीं आएगी। यूनियन दे रखा है और क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर पासिंग बोथ, दोनों। दोनों में तो एंड लोगे या ऑल लोगे? तो फिर इंटरसेक्शन ही तो निकालोगे, यूनियन क्यों निकालोगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड आपको दे रखा है, कितना हुआ? 0.95। बहुत ध्यान से करिए। और फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड आपको निकालना है। बोलो सही है क्या? अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनियन सेकंड हाँ बताइए फाइनल आंसर कितना आ रहा है? नहीं नहीं आप मुझे नहीं, ये वाली चीज है, ये बोथ निकालना है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है अभी। सही है, बात एक नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। आंसर का फर्क है। आंसर सही आना जरूरी है या सही तरीके से लेके आना जरूरी है? अरे एक मुझे एक सिंपल सी बात बता कि अगर मैं तेरे को बोलूं कि तेरे को किसी एक पर्टिकुलर बोथ वाला केस निकालना है, हाँ तो बस, हाँ तो मेन बात है आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो उसी जगह आपका आंसर कट हो जाएगा ना, अगर आपने वैसा कर दिया तो। अगर आपने इंटरसेक्शन की जगह यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट तो फाइनल आंसर सही आएगा, पर फाइनल आंसर किस तरीके से लाया गया वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो जो चेक करने वाला तो इसी जगह कट कर देगा आपका आंसर। बताइए फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 0.55। तो ये फाइनल आंसर है। बोथ का मतलब ये होता है दोनों, एंड केस है, दोनों लेने हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पहले इसको नोट करिए, 20th स्टार्ट करिए फिर। आप अपने नोट्स चेक करिए, मैंने लिखवाया आपको जो स्टार्टिंग नोट्स है आपको लिखवा रखा है, देखिए एक बार चेक करिए उसमें क्या लिखवाया था मैंने।
देखिए स्टार्ट करें, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। क्या दे रखा है, वो लिखा हुआ है सेंटेंस में, वो बताइए। यूनियन दे रखा, एंड का मतलब यूनियन होता है। बाहर फेंक दूं तेरे को यहां से मैं? हाँ है ना, बोथ का मतलब यही समझ में होता है ना, बोथ का मतलब यही समझते हो। तुम्हें क्या समझ में आता है बोथ का मतलब? दोनों को दो चीजें कंसिडर करोगे तो उसमें एंड लगाओगे और लगाओगे, एंड ही लगाओगे ना। और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक है, तो सीधी सी बात है, तो इसमें इतना कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। बोथ का मतलब ये होता है कि आपको दोनों चीजें कंसिडर करनी है। तो 20th क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी 0.5 दे रखा है। तो सबसे पहले है ना, आप जब तक आप एक दूसरे के आंसर्स कॉपी करोगे या एक दूसरे से पूछोगे तब तक आप नहीं सॉल्व कर सकते। इंटरसेक्शन दे रखा है ना, पास वाले ने बोला इंटरसेक्शन दे रखा है, तो सोचा ही नहीं कि इंटरसेक्शन का वर्ड है कि नहीं, उसने बोला इसलिए आपने कॉपी कर लिया। फिर अगली बार में जब आप उसको देखते हो कि इंटरसेक्शन क्यों लगाना है, तो आते पता ही नहीं है कि क्यों लगाना है। जब तक आप खुद से वर्ड टू वर्ड नहीं समझोगे कि उसका मतलब क्या है, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर आप कॉपी करोगे तो फिर तो चांस ही नहीं है, फिर आपने पास वाले का दिमाग यूज किया, खुद का क्या यूज किया। आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1, एक केस दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, ये किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है? ओनली इंग्लिश की। क्या दे रखी है? 0.75। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन हिंदी एग्जामिनेशन, वो हिंदी की पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको अब एक चीज इसमें मिसिंग है, यूनियन। अब आप बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज व्हाट? 0.1। क्या मतलब है इस बात का? दोनों। अब मुझे बताइए, आपने पढ़ा होगा ना, नाइदर ए नॉर बी, आइदर ए और बी, क्या मतलब होता है इसका? आप दोनों का नॉर्मल हिंदी मतलब बताइए। तो आइदर ए और बी का मतलब क्या होता है फिर? ए या बी। ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिसके अंदर हम लोग जो है आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी का मतलब यही है कि दोनों में से किसी एक आंसर को हमें लेना पड़ता है, लेना पड़ता है ना। नाइदर ए नॉर बी में क्या आता है? किसी को भी नहीं लेना पड़ता है, दोनों में क्या लग जाता है? डैश लग जाता है। अब आप सोचिए, अगर आप इस केस में, आपको क्या लग रहा है कि ये जो यूनियन दिया है ये 0.75 0.1 दे रखा है क्या? ये यूनियन 0.1 दे रखा है क्या? अब मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। अच्छा एक बताइए, नाइदर का मतलब यह है कि एड, इंग्लिश और हिंदी है ना दोनों। अब बीच में क्या लगाओ? क्यों बताओ, मैंने एक्सप्लेनेशन पूछा है। हाँ दोनों का दिया हुआ है। नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हो, बीच में इंटरसेक्शन ही आएगा, उसका रीजन मुझे जानना है। हाँ बताइए। दोनों ही नहीं दिए, मैंने आपको बोला था नाइदर ए नॉर बी, ना इसको लिया है ना उसको लिया है, लेकिन कंसिडर दोनों को किया है, इस वजह से बीच में क्या आ जाता है? इंटरसेक्शन। एक बात, अब आप पहले लिखने की जल्दबाजी मत किया करो, आप लोग है ना पहले समझो उस चीज को। ये हो गया। अब डी मॉर्गन्स के हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? कैसे करोगे बताइए? सही है, डैश हटाने के लिए सही है, इसको उधर भेजिए, इसको उधर लेके आइए। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच 1 माइनस 0.1 कितना हुआ? ये कितना आ रहा है? यूनियन एच आ रहा है क्या? अब बताइए आपको निकालना क्या है? एच निकालना है। इंग्लिश आपको दे रखा है, इंटरसेक्शन आपके पास में है दे रखा है, और यूनियन आपके पास में आ गई, सारी वैल्यूज आ गई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। समझ में आया? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पता चला क्यों हम लोगों ने यहाँ पे, बस ये इसी जगह आपको जब स्टेटमेंट्स लिखवाए गए, आप चेक करिए, मैंने ए बट नॉट बी, नाइदर ए नॉर बी, ये सब लिखवा रखे हैं पहले, तो आप उसको चेक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट ही बाकी अभी तक। हाँ सेकंड्स में बता दे, सब 12 सेकंड भी बाकी पड़े। हाँ ठीक, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये समझ में आया क्या? चेक करिए सभी लोग।
आराम से खुद से चेक करिए एक एक चीज। इसमें बता देता हूँ मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, वो क्या सोचता है कि इंटरसेक्शन दे रखा है, ई दे रखा है और एच पूछा है, तो वो क्या करता है इसी को यूनियन एच को 0.1 लिख देगा। वो सोचता है कि एक चीज ही गायब है तो ये वो लिख देगा और कैलकुलेशन उससे सॉल्व करके रख देगा। समझ में आया? नाइदर का मतलब होता है ना इसको लेना है ना उसको लेना है, दोनों पे डैश लगता है। इसलिए मैंने आपको उस दिन नोट्स के जब लिखवाया था तभी बोला था कि जब ना ये ले रहा है ना वो ले रहा है, ना ई को लेना है ना एच को लेना है, पर कंसिडर दोनों को करना है, इस वजह से हम लोग इंटरसेक्शन लगा देते हैं। ए बट नॉट बी में क्या होता है, एक को लेते हैं बी डैश होता है, लेकिन कंसिडर दोनों को करते हैं इस वजह से उसमें भी क्या होता है इंटरसेक्शन। तो इसलिए ना घर पे बैठ के पहले चेक करिए कि किसमें इंटरसेक्शन आ रहा है किसमें यूनियन आ रहा है, नहीं तो आप लोग फंस जाएंगे एग्जाम के अंदर भी और टेस्ट में भी। नेक्स्ट पे आइए। लास्ट क्वेश्चन 21 रह गया, फिर 13 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बढ़े आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बताइएगा मुझे फाइनल आंसर्स को, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS। मुझे बताइए क्या आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ NCC दे रखा है क्या, कितना है 30/60 सही है। NSS कितना दे रखा है 32 अब बताइए बोथ लिखा हुआ है, क्या लगाओ यूनियन इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों कंसीडर करना है, एंड का केस है। एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस कितना है ये 24/60। इफ दीज स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और निकालना है, निकाल लोगे फर्स्ट पार्ट। और का मतलब यूनियन ही होता है। क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई ऐसी? हाँ किनका, क्यों नहीं हो सकता? हाँ टोटल 60 है तो क्या दिक्कत, तू इन सबको काउंट कर रहा है क्या? तो उनमें कॉमन वाले भी तो हैं, कॉमन वाले भी तो हैं उसमें, नहीं है लिखा हुआ है ना 24, उसमें क्या है कॉमन है, तो उसमें कॉमन है इस वजह से है। हाँ एनसीसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। क्या सबकी वैल्यूज है आपके पास, सभी की वैल्यूज है ना? नहीं है, है तो आप वैल्यूज पुट करिए, आंसर निकालिए। 30/60 यहां से आ रहा है, 32/60 यहां से आ रहा है और 24/60 यहां से आ रहा है। 64 में से 24 हटा दीजिए, कितना बच रहा है 62 में से 24 कितना आ रहा है 38/60। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 19 करेक्ट है, इससे ज्यादा कैलकुलेशन सॉल्व नहीं होगा, सही है क्या? अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा इसका। पढ़े, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, सुनना अच्छे से, नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ना एनसीसी लिया ना एनएसएस लिया, इंटरसेक्शन या यूनियन इंटरसेक्शन, कंसीडर दोनों को। कई जने क्या करते हैं नॉर से पहुंच जाते हैं और पे, और की जगह लगा देते हैं यूनियन, समझ में? वो वैसा नहीं जाना है, समझ में आया, ध्यान रखना। अब बताइए इसमें फिर डी मॉर्गन्स लग जाएगी, ठीक है। अब डैश को हटाने का तरीका है,
यूनियन आपने निकाल रखा है 19 बाय कितना आ रहा है 11 बाय 30 आंसर है। लास्ट इसका थर्ड पार्ट, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एनएसएस बट नॉट, बीच में क्या आएगा इंटरसेक्शन। फॉर्मूला याद है कैसे? नहीं, लिखने का तरीका जो है उसके जिसके ऊपर सबसे पहले डैश नहीं होता है उसको लिखा जाता है, याद है? माइनस एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी। बोलो सही है क्या? फॉर्मूला ए बट नॉट बी का, ए बट नॉट बी मैंने करवाया ना इंट्रोडक्शन क्लास में। ए बट नॉट बी का मतलब क्या होता है? ए को लेना है, बी को नहीं लेना है, कंसीडर दोनों को करना है। फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है कि जिसके ऊपर डैश नहीं है उसको लिखिए, फिर माइनस इंटरसेक्शन निकाल लगा देते हैं। करिए जल्दी से। एनएसएस की प्रोबेबिलिटी है 32/60 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 24/60। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सही है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया इसका। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एनसीसी बट नॉट एनएसएस, तो आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा उसमें फॉर्मूले में चेंज? डैश यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एनसीसी हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, है ना। अब 13 क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या भागने पे ही रहते हो क्या हमेशा? कर लिया क्या? फिर 12 बाकी है, 12 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चेक। अब कंसिस्टेंसी का मतलब बता देता हूं आपको मैं। कंसिस्टेंसी का मतलब वही है कि जो आंसर जो आप लोगों के पास में मोर देन 1 ना जाए। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक इंसान ने कोई सब्जेक्ट चूज कर रखा है, मतलब एक क्लास ने कोई सब्जेक्ट चूज कर रखा है, मैथ्स चूज कर रखा है मान लीजिए, और दूसरी उसी क्लास ने मैथ्स 2 चूज कर रखा है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दो सब्जेक्ट है, सही है? हाँ, अरे सुन लो भाई, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दो सब्जेक्ट्स है। एक क्लास को बोला गया है कि आपको इन दोनों में से सब्जेक्ट चूज करना है। तो एक क्लास ने बोला हम लोग मैथ्स 1 लेंगे, फिर दूसरे स्टूडेंट ने बोला मैथ्स 2 लेंगे। कई जने थे जिन्होंने दोनों भी लिए। आप मुझे बताइए क्या दोनों का आंसर जो जो कॉमन वाले हैं वो टोटल सब्जेक्ट से ज्यादा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? जो मतलब टोटल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो दोनों बच्चों ने जो सब्जेक्ट चूज किए, मतलब मैथ्स वाले, जैसे कि क्वेश्चन एक बार ध्यान देना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में बैठे इस तरह से, इनको मैथ्स 1 दिया गया है और मैथ्स 2 दिया गया है, समझ में आया? कई बच्चों ने इसमें से ये ऑप्ट कर लिया, कई बच्चों ने इसमें से ये ऑप्ट कर लिया, कुछ ने क्या कर लिया इन दोनों को। अब बताइए क्या इन दोनों की काउंटिंग इन दोनों काउंटिंग से ज्यादा हो सकती है क्या? पॉसिबल है? या टोटल से ज्यादा हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट आंसर हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है ना ये तो, कि अगर आप जिन बच्चों, मान लो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से 30 ने 15 ने बायोलॉजी ले लिया और मान लो 15 जनों ने मैथ्स ले लिया, समझ में आया? अब इसमें से मुझे बता, उन 30 बच्चों में से कितने बच्चे हो सकते हैं जो मैथ्स और बायो दोनों ले सकते हैं? 30 हो सकते हैं। क्या 30 से ज्यादा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता ना कि 30 से ज्यादा। बस ही अगर वो 30 से ज्यादा जा रहा है इसका मतलब क्या है? इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है। अब आप है ना एक आंसर पे ऑब्जर्वेशन रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? सुनना अच्छे से। और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? सुनना अच्छे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.6। ये पॉसिबल है क्या? रीजन बताइए, चेक करिए। ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बात चल रही है। आप एक काम करिए, इसका यूनियन निकाल के बताइए मुझे। 0.6। आप जब इनके बारे में कैलकुलेशन करेंगे तो 7 and 5 12 आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? रीजन बताइए। दोनों की जो टोटल नंबर से ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? अच्छा एक
आप मुझे कोई बात नहीं, आप सेकंड क्वेश्चन देखिए एक बार, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 0.5 दे रखा है, 0.4 दे रखा है, यूनियन कितना दे रखा है? आप इनका इंटरसेक्शन एक बार कैलकुलेट करिए। -1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब एक बार पीछे आंसर चेक करिए, चेक करिए, मैं जो पूछा उसका जवाब दो पहले। आपने कैलकुलेशन किया, मैंने थोड़ी ना कैलकुलेशन किया। बताइए फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? इनकंसिस्टेंट आ रहा है। सेकंड का आंसर क्या आ रहा है? यस, मतलब वो कंसिस्टेंट है। अब जो आपने आंसर दिया उसको तो जस्ट उल्टा हो गया आंसर। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो तरीका नहीं है जो इस हिसाब से आप लोग सोच रहे कि कैलकुलेशन से। मैंने आपको जो पहले टाइम बताया आंसर, उसी के ऊपर अभी भी बेस्ट रखो। आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की फर्स्ट वाला केस बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताइए 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? अब आप बताइए 0.5 यानी 50% बच्चों ने क्या लिया? एक सब्जेक्ट चूज किया। 70% बच्चों ने क्या किया? दूसरा सब्जेक्ट चूज किया। समझ में आया? जब इन दोनों ने चूज किया तो उसमें 60% बच्चे, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है बताइए? ये दिमाग लगाइए आप। समझ में आ रही है बात? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ये प्रोबेबिलिटी थी फर्स्ट सब्जेक्ट चूज का, टोटल पूरी क्लास का टोटल। पूरी क्लास में टोटल बच्चों ने, कितने बच्चों ने? 50% बच्चों ने ए की प्रोबेबिलिटी आ गई, ए सब्जेक्ट चूज किया। दूसरे ने 70% चूज कर लिया। क्या ये जब दोनों ने चूज करने के बारे में आई तो क्या वो किसी एक सब्जेक्ट से ज्यादा कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या वो? क्योंकि पूरी क्लास का ब्यौरा चल रहा है ना। ये जो कॉमन वाली होगी वो क्या होगी? या तो इनके बराबर होगी या क्या होगी? इनके कम होगी। इनसे ज्यादा कैसे हो सकता है? आप इसके हिसाब से मतलब क्या चल रहा है कि इसके हिसाब से ए और बी ने 60% बच्चों ने चूज कर लिया। क्या मान लो मैथ्स और बायो दोनों चूज कर लिया, तो फिर इस इधर 50% कैसे हो गया? इधर 60 होना चाहिए था, होना चाहिए था नहीं। इस वजह से ये केस क्या है? अब आप सेकंड वाले का आंसर मुझे कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम आती है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में आप बस एमसीक्यू के अंदर टिक करके बताइए। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में, अब इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना है, सिर्फ आपको इतना बताना है कि हाँ, वाइवा में कभी ऐसा हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट ने ऑप्ट किया, 50% लोगों ने ऑप्ट कर लिया एक सब्जेक्ट, दूसरे बच्चों ने 70% ने वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया। तो जो दोनों के कॉमन है वो 50% से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? या तो वो 50% ही हो सकते हैं। मान लो 100 जने मैथ्स के स्टूडेंट है, वो 100 के 100 क्या कर सकते हैं? मैथ्स ले सकते हैं, और वो 100 के 100 वापस बायो ले सकते हैं। समझ में आया क्या? लेकिन जब दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी निकाली पाएगी तो क्या वो मैथ्स और बायो से ज्यादा जा सकती है क्या? वो क्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 100% हो सकती है। इसमें क्या बता दिया दोनों के कॉमन को? 0.6 से 0.5 से या 0.7 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये पॉइंट, अगर इसका आंसर 0.4 होता तो भी चल जाता, 0.5 होता तब भी चल जाता, 0.7 नहीं हो सकता। बताइए क्यों? फिर ये चीज सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब सेकंड वाला आप पता करके बताइएगा, जाइए।